नमस्कार दोस्तों एक अंग्रेजी की कहावत है कि फ्रेंडशिप इन्वॉल्व्स लाइफ। हिंदी में समझें तो ये कि दोस्ती में जान जाती है। बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोस्ती में अपनी पार्टी और अपने जनाधार को कुछ उसी तरह मकाम तक ले आए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में सीटें पहले ही सिमटकर 45 हो चुकी हैं। अब आने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी और बीजेपी की नीतियों की वजह से ही कई दिग्गज नीतीश कुमार का साथ छोड़कर जा रहे हैं, जिनके साथ एक बड़ा वोट बैंक भी शिफ्ट हो रहा है। वो कौन दिग्गज है, उनका वोट बैंक कैसे नीतीश कुमार को कमजोर करेगा और किसके साथ जुड़कर उसे मजबूत करेगा, इस बात को बताने से पहले आप ये जान लीजिए दोस्तों कि नीतीश कुमार बीजेपी को अपने कंधे पर बिठाकर बिहार में जिस तरह बीजेपी को मजबूत करने की राजनीति चूक जो कर रहे हैं, वैसी ही चूक का अंदेशा अब लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी की एक चाल से भी उठ रहा है। दोस्तों, जातीय समीकरण के खेल में लालू यादव एक ऐसी पार्टी को बिहार की जमीन पर मजबूत कर सकते हैं जिसका कोई संगठन और बड़ा आधार फिलहाल बिहार में नहीं है। हाँ, एक इमोशनल कनेक्ट जरूर अपनी राष्ट्रीय नेता के साथ उस वोट बैंक का है, लेकिन बिहार की राजनीति में वो वोट बैंक बिहार की कुछ जाति आधारित पार्टियों के साथ ही हो रहा है, जिसमें उम्मीदवारों के सहारे लालू और नीतीश भी समय समय पर सेंध मारते रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस भी। लेकिन अब चर्चा है कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी छोड़कर आरजेडी के साथ महागठबंधन में नहीं आते हैं तो लालू यादव को आरजेडी को सत्ता में लाने और बेटे तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपने एमवाई समीकरण से आगे बढ़ना होगा। ये आगे बढ़ने का रास्ता दलित वोटों की तरफ जाता है दोस्तों, जिसके लिए चर्चा है कि लालू यादव मायावती को अपने साथ जोड़ सकते हैं। मायावती आज की तारीख में राजनीतिक रूप से ना ही बहुत सक्रिय हैं और ना ही ज्यादा भरोसेमंद रह गई हैं। उत्तर प्रदेश और देश के दूसरे हिस्सों में मायावती को बीजेपी की बी टीम के तौर पर देखा जाता है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में भी मायावती ने यूपी में करीब 10 सीटों पर ऐसा त्रिकोणीय मुकाबला खड़ा किया जिससे बीजेपी उम्मीदवार जीत सका, वरना यूपी में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जुगलबंदी के आगे बीजेपी की हालत और ज्यादा बुरी हो सकती थी। बीएसपी की मदद वाली उन सीटों में श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल की मेरठ सीट भी शामिल है दोस्तों, जहां से बीजेपी के उम्मीदवार अरुण गोविल अखिलेश यादव की पार्टी के उम्मीदवार से सिर्फ 10,585 वोट के अंतर से जीते थे, जबकि बीएसपी उम्मीदवार को 87,000 वोट मिले थे। अपने गढ़ यूपी में ही मायावती का वोट बैंक विधानसभा में 12% और इस लोकसभा चुनाव में 10% से भी नीचे यानी कि 9.35% पर सिमट चुका है। दोस्तों, जिस तरह बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार की बदौलत मजबूत हुई है, उसी तरह यूपी में उसकी मजबूती के पीछे मायावती भी एक अहम वजह है। अभी हाल ही में हुए महाकुंभ हादसे पर मायावती ने एक्स पर जो लिखा उसमें सिर्फ संवेदना थी, लेकिन योगी सरकार पर कोई सवाल नहीं था दोस्तों, जबकि यह सीधे सीधे अव्यवस्था का मामला है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी जांच शुरू करवा दी है, 2 नए अफसरों को तैनात भी कर दिया है, लेकिन इन सब के बाद भी 10% के करीब मायावती का वोट बेस बना हुआ है। बिहार के दलित और खास तौर पर रविदास समाज के इसी बेस को अपने एमवाई समीकरण के साथ जोड़ने की गुंजाइश टटोल रहे हैं लालू यादव। इसके पीछे बिहार का उपचुनाव भी एक मानक बताया जा रहा है। नवंबर में हुए उपचुनाव में बक्सर के रामगढ़ से बीजेपी जीत गई और आरजेडी तीसरे नंबर पर पहुंच गई, जबकि यह सीट आरजेडी की ही थी और जून में हुए लोकसभा चुनाव में भी वहां आरजेडी ही जीती थी। नंबर 2 पर आ गए बीएसपी के पिंटू यादव, जो सिर्फ 1284 वोट से हारे। अब यादव के साथ बीएसपी के ट्रेडिशनल वोट को जोड़कर सोशल इंजीनियरिंग का नया चक्रव्यूह रचना चाहते हैं लालू यादव, लेकिन इसका खतरा भी वो भांपने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि साफ दिखता है कि मायावती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे चुनौती देना पसंद नहीं करती हैं।
इसकी वजह भी है जो राजनीतिक गलियारों में सब जानते हैं। ऐसे में बीजेपी की बी टीम का आरोप झेलने वाली मायावती को साथ लाने का दाव उल्टा भी पड़ सकता है दोस्तों। जो वोट बेस इसी आधार पर मायावती से छिटक रहा है वो आरजेडी को नुकसान भी पहुंचा सकता है। लालू यादव को दूसरा नुकसान कांग्रेस की ओर से भी मिल सकता है। राहुल गांधी के मुद्दों के चलते कांग्रेस का आधार धीरे धीरे ही सही देश भर में मजबूत हो रहा है दोस्तों। खासतौर से मुस्लिम और दलित के बीच मुस्लिम वर्ग को समझ आ रहा है कि बीजेपी से मुकाबला करने में क्षेत्रीय दल से ज्यादा मजबूत कांग्रेस है। और जाति जनगणना, संविधान और आरक्षण का मुद्दा राहुल गांधी जिस तेवर के साथ उठा रहे हैं वो इन वर्गों में कांग्रेस के लिए भरोसा बढ़ाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण सत्ताधारी जेडीयू और बीजेपी के नेताओं का अपनी अपनी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होना है। यहां पर आप उस सवाल का जवाब भी जान लीजिए जो हमने शुरू में बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दोस्ती की कीमत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस तरह चुका रहे हैं। मुस्लिमों के बीच नीतीश कुमार का अच्छा खासा जनाधार रहा है, खासतौर से पसमानदा समाज में। लेकिन वक्फ बोर्ड के बिल के जेपीसी द्वारा क्लियर करते ही नीतीश के सबसे पुराने साथी, जिन्हें नीतीश कुमार के साथ साल 2006 से 17 तक राज्यसभा में सांसद बनाकर रखा, उन अली अनवर ने जेडीयू छोड़ कांग्रेस ज्वाइन कर ली दोस्तों। अली अनवर पसमानदा मुस्लिम महाज नाम की संस्था के संस्थापक भी है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड बिल के मुद्दे पर ही बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुकी महिला मुस्लिम नेता निखत अब्बास ने भी कांग्रेस ज्वाइन कर ली। राहुल गांधी के संविधान को लेकर छेड़ी मुहिम से प्रभावित होकर जेडीयू के नेता भागीरथ मांझी भी कांग्रेस में चले गए दोस्तों। भागीरथ मांझी माउंटेन मैन के नाम से मशहूर दशरथ मांझी के बेटे हैं, जिन पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाली सुपरहिट फिल्म भी बन चुकी है दोस्तों। अब कांग्रेस के इस बढ़ते ग्राफ से वैसे तो लालू और तेजस्वी यादव को भी फायदा होगा, क्योंकि महागठबंधन में दोनों पार्टियां साथ हैं। लेकिन उनकी मुश्किल ये भी है कि मुस्लिम का भरोसा जैसे जैसे कांग्रेस पर बढ़ रहा है वैसे वैसे आरजेडी का मुस्लिम यादव का MY फॉर्मूला कमजोर होगा। शायद इसीलिए भी अपने हाथ मजबूत करने के खातिर लालू यादव मायावती से हाथ मिलाने की सोच रहे हैं। कांग्रेस पर भरोसे की कमी को लेकर तेजस्वी के सामने पिछला विधानसभा चुनाव है। 2020 के चुनाव में सत्ता के बिल्कुल करीब पहुंच चुके तेजस्वी को कांग्रेस की परफॉर्मेंस ने मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर कर दिया। पिछली बार बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में महागठबंधन की ओर से आरजेडी 144 सीट पर लड़ी और 75 सीट जीती। लेफ्ट पार्टीज यानी कि सीपीआई और माले और सीपीएम 29 सीट पर लड़ी, 17 सीट जीती। लेकिन कांग्रेस 70 सीटों पर लड़कर भी सिर्फ 19 सीट जीत पाई। यानी आरजेडी करीब करीब 50%, लेफ्ट 50% की फीसदी के हिसाब से ज्यादा स्ट्राइक रेट रहा। सबसे खराब स्ट्राइक रेट कांग्रेस का रहा, करीब 25% के आसपास। इस कमी की भरपाई भी तेजस्वी अब की बार करना चाहते हैं। चर्चा यह भी है कि मायावती की बीएसपी और मुकेश सहनी की वीआईपी को साथ लाकर आरजेडी इस बार कांग्रेस कोटे के करीब 20 सीटें उनमें बांट सकती है, ताकि कांग्रेस अगर चूकती भी है तो दोनों से इसकी भरपाई की जा सके। हालांकि कांग्रेस अपनी सुधरी हुई स्थिति का दावा भी करती है। विधानसभा में उसकी हालत कमजोर जरूर रही, लेकिन लोकसभा में कांग्रेस और आरजेडी की परफॉर्मेंस बराबर रही। आरजेडी के 4 सांसद और कांग्रेस के 3 सांसद, लेकिन निर्दलीय पप्पू यादव भी कांग्रेस में ही मान सकते हैं। तेजस्वी के अड़ने की वजह से पप्पू यादव निर्दलीय लड़े और जीते। इससे यह भी तय हुआ कि इस बार सीट बंटवारे में कांग्रेस की सीटों को लेकर खींचतान बढ़ेगी। इसमें कांग्रेस की बिहार में संगठन के तौर पर मजबूत और प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका सबसे अहम होगी। राहुल गांधी राष्ट्रीय नेता हैं, उनके मुद्दों और राजनीतिक अभियान से जो फायदा हो रहा है उसे वोट में कन्वर्ट कराने के लिए कांग्रेस को अच्छे उम्मीदवार, जनाधार वाले नेता और मजबूत संगठन चाहिए दोस्तों, जो बिहार ही नहीं पूरे देश में कांग्रेस की सबसे कमजोर कड़ी है। आमतौर पर यह माना जाता है कि कांग्रेस की हार में 50% योगदान उनकी स्टेट यूनिट्स का होता है दोस्तों। बिहार के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के बारे में भी कहा जाता है कि वो लालू यादव को काफी पसंद करते हैं। इस काफी पसंद से आप लोग काफी कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे चर्चा तो यह भी है कि कांग्रेस
रविदास समाज के अपने किसी नेता को सामने ले आए या प्रदेश अध्यक्ष बना दें तो कांग्रेस को काफी फायदा हो सकता है। राहुल गांधी जब लगातार दलित और पिछड़ा की बात कर रहे हैं, देश भर में कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने की बात भी कर रहे हैं, तो ऐसा कदम उठ भी सकता है दोस्तों। अब देखना यही है कि क्या आरजेडी अपना नजदीकी फायदा देखते हुए नए समीकरण गढ़ेगी या नीतीश कुमार जैसा दूर का नुकसान देखते हुए अपने मौजूदा फॉर्मूले को ही कसेगी। मुकेश सहनी पर वैसे भी नीतीश कुमार और अमित शाह दोनों की नजर है और नरेंद्र मोदी, अमित शाह दोनों की नजर जेडीयू पर भी है। अगर नीतीश कुमार पलट जाते हैं तो जेडीयू को टूट का सामना भी करना पड़ेगा। नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 फरवरी के बिहार दौरे पर आस लगाए बैठे हैं। उस दिन भागलपुर की रैली से अगर नरेंद्र मोदी ने अगले 5 साल के लिए नीतीश कुमार को अपने मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर दिया तो ठीक, वरना नीतीश कोई भी कदम उठा सकते हैं दोस्तों। यह राजनीति है, इसमें सबके पास बी प्लान, सी प्लान, ई प्लान, डी प्लान सब कुछ होता है। लेकिन एक बात जो बगैर किसी प्लान के भी साफ है कि नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को अपने केंद्र सरकार बचाए रखने के लिए अपने साथ नहीं रखे हैं। नीतीश आज भी बीजेपी का साथ छोड़ दें तो मोदी की कुर्सी पर कोई आंच नहीं आने वाली। उल्टा नीतीश के कई सांसद उनका साथ छोड़कर जा सकते हैं। नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को बिहार में बीजेपी की सत्ता के लिए साथ रखे हुए हैं और ये चूक नीतीश कुमार कर चुके हैं। शायद अब अपने बेटे निशांत को राजनीति में लाकर वो हालात काबू करने की सोच रहे हैं, लेकिन अब समीकरण साधने के चक्कर में कहीं लालू यादव भी मायावती को बिहार में लाकर नीतीश जैसी चूक ना कर दें। यह समय के साथ साफ हो जाएगा और आप भी इस खबर पर नजर बनाए रखिए दोस्तों, क्योंकि यह खबर आपको और भी जानकारी देगी। और हमेशा की तरह आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने सुझाव दें ताकि और भी एनालाइज की हुई खबरें आप तक पहुंच सकें दोस्तों। नमस्कार।